बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स पेपर सेकंड दोलन एवं तरंगे में हम इकाई प्रथम में अब तक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस, कपल्ड ऑसिलेटर्स, फोर्स ऑसिलेशंस और डैम्प ऑसिलेशंस सीख चुके हैं। आज हम डैम्प ऑसिलेटर के एग्जाम्पल के रूप में एलसीआर सर्किट पर विचार कर रहे हैं। एलसीआर सर्किट के सीरीज और पैरेलल दोनों केस के ही उदाहरण लिए जा सकते हैं और एलसीआर सर्किट इज़ ए ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ दिस डैम्प ऑसिलेटर। और इसमें एक अल्टरनेटिंग सोर्स के रूप में हम एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगा लेते हैं और जब ऐसा एक्सटर्नल अल्टरनेटिंग सोर्स अप्लाई करते हैं तो ये डैम्प ऑसिलेटर ड्रिवन ऑसिलेटर बन जाता है। आप देखिएगा कि मैंने एलसीआर को सीरीज में जोड़ा हुआ है और इसको सीरीज में कनेक्ट करने के कारण अल्टरनेटिंग सोर्स से जो ईएमएफ मिल रहा है वो E=E0 sin ओमेगा टी मिल रहा है। परपथ में करंट आई फ्लो हो रही है। इस अल्टरनेटिंग करंट के कारण जो इंडक्टिव कॉइल है, जिसे हमने एल कहा है, इंडक्टेंस कहते हैं, उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा इसकी विस्तृत जानकारी हम पेपर 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में करने वाले हैं। इसमें जो ईएमएफ जनरेट होगा वो -L/di/dt होगा। आप पेपर 3 की इकाई 3 में फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंज लॉ, ये सारी बातें सीखेंगे। उसके अनुसार ये मैंने लिखा है। तो चूंकि हमने ई का मान बाहर से लगाया था, -L/di/dt इसमें जनरेट हो गया है। परिणाम स्वरूप E-L/di/dt जो ईएमएफ है वह रिमेनिंग सर्किट के इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि E-L/di/dt इज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल मिल रहा है वह हो गया Q/C I/R दोनों के तुल्य होगा। इसलिए मैंने लिखा है E-L/di/dt इज इक्वल्स टू Q/C प्लस IR। हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। हमें मालूम है I = dQ/dt, देयरफॉर di/dt इज इक्वल्स टू dQ/dt स्क्वायर। तो हम इस रिजल्ट का यूज करते हैं और रिजल्ट का यूज करने पर हमें जो मास्टर इक्वेशन प्राप्त हो रही है वह इक्वेशन है d2Q/dt स्क्वायर प्लस Q/LC प्लस R/L dQ/dt इज इक्वल्स टू E0/L साइन ऑफ ओमेगा टी। अब इस एलसीआर सर्किट की जो इक्वेशन हमको मिली है इसमें हम कुछ सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हैं और वह सब्स्टिट्यूशन है R/L इज इक्वल्स टू 2R, 1/LC को ओमेगा 0 स्क्वायर ले रहे हैं, E0/L को अल्फा 0 ले रहे हैं। और जब इन सब्स्टिट्यूशन को हम यूज कर रहे हैं तो आपको एक इक्वेशन प्राप्त होगी जो आपकी पूर्व परिचित है और वह इक्वेशन है d2Q/dt स्क्वायर प्लस 2R dQ/dt प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर Q इज इक्वल्स टू अल्फा 0 साइन ऑफ ओमेगा टी। इस इक्वेशन की प्रकार से आप परिचित हैं क्योंकि यह इक्वेशन जो हमें मिली है यह इक्वेशन फोर्स ऑसिलेटर की जनरल इक्वेशन की तरह है और उस फोर्स ऑसिलेटर की जो इक्वेशन थी हमने उसके सॉल्यूशन निकाले थे y=y0 साइन ऑफ ओमेगा टी -5 और उसी के पैरेलल इस इक्वेशन के जो हल हैं, जैसे आपने वहाँ पर बाई का दिया था, बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर हम Q के लिए भी इसका हल लिख सकते हैं। Q = Q0 साइन ऑफ ओमेगा टी -5। Q0
संधारित्र पर अधिकतम आवेश है और अधिकतम आवेश का जो मान है वो इस प्रकार से दिया जाएगा। आप नोट कर रहे हैं कि समीकरणों के जो प्रकार हैं हम अलग अलग उदाहरण जरूर ले रहे हैं, लेकिन जो प्रकार हैं उसमें कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं है। और उसी भांति चार्ज और ईएमएफ के बीच में जो फेज डिफरेंस मिलेगा उसका मान ये हो गया है। ओके, तो I का मान हम निकाल सकते हैं। I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी है। डी क्यू बाई डी टी में हम इसका जो मान है जो प्राप्त हुआ है ओमेगा क्यू जीरो कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस 5, हमने इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि हम जानते हैं साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5/2 कॉस ओमेगा टी के बराबर है। और फिर हमें करंट का जो एक्सप्रेशन मिल रहा है वह हो गया है I इक्वल्स टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस डेल्टा, वेयर डेल्टा इज इक्वल्स टू 5 माइनस π/2। देयरफॉर maximum current is equals to omega q0. So we can substitute the value of q0 from here. So expression for I becomes expression for I0 becomes omega 0 E0 by L divided by this bracket. हमने जो सब्स्टिट्यूशन यूज किए हैं उनसे हम परिचित हैं। अल्फा 0 इज इक्वल्स टू E0 बाई एल, ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/L से। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पार्ट से ओमेगा C कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर सकते हैं और उससे हमें E0 का मान यह प्राप्त होगा E0 डिवाइडेड बाई इस विदिन स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ R स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा C माइनस ओमेगा L स्क्वायर 1/2। यहाँ पर डेल्टा फेज डिफरेंस है किस किस में, अल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ के बीच में। और इस डेल्टा का मान जैसे हमने पहले डिफाइन किया था 5 माइनस π/2 है। और 10 डेल्टा का मान ये होगा और 10 डेल्टा इज इक्वल्स टू 1/10 होगा। I0 का जो मान है वह मैक्सिमम करंट है जिसको हम E0 बाई जेड कह सकते हैं। और ये जो इक्वेशन अभी अपनी 3 निकाली है हमने, यह इक्वेशन ओम के नियम के अनुसार लिखी गई है और इस नियम के अनुसार हम इम्पीडेंस को इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। अब हम इस केस को और आगे बढ़ाते हैं और इस केस में अब हम सीरीज रेजोनेंस की बात करते हैं, श्रेणी अनुनाद की बात करते हैं। आप जानते हैं हमने ये आपको बताया हुआ है कि परपथ में यदि धारा का मान अधिकतम है, यदि परपथ में धारा का मान अधिकतम होगा तो निश्चित रूप से वह अनुनाद की अवस्था होगी और उस केस में जो प्रतिबाधा का मान है वह मिनिमम होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। अर्थात हमारी जो समीकरण 3 निकली है इसमें जेड का मान मिनिमम होना चाहिए। मैंने जेड का मान लिख लिया है और हम जानते हैं कैलकुलस से मैक्सिमा मिनिमा के लिए कि यदि जेड का मान मिनिमम प्राप्त करना है तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। मैंने इसके फर्स्ट डेरिवेटिव को लिखा है, इसको 0 कर दिया है और डिफरेंशिएशन करके मुझे इससे सॉल्व करने पर जो शर्त मिल रही है वह है ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/√LC और इसको मैंने ओमेगा 0 कहा है। ओमेगा 0 यानी 1/√LC पर धारा का अधिकतम मान है और यह ओमेगा 0 जो फ्रीक्वेंसी निकल के आई है हम इस फ्रीक्वेंसी को ही रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। और इस स्थिति में जो करंट मिलेगी I0 जो मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। मैक्सिमम का जो मान होगा वह E0 बाई R होगा। आप देख रहे हैं कि आप इन समीकरण से नोट कर रहे हैं कि अधिकतम जो धारा का मान है वह अधिकतम धारा का मान केवल रेजिस्टिव है, रेजिस्टेंस पर निर्भर कर रहा है। और जब प्रतिबाधा इम्पीडेंस की जो स्थिति है रेजोनेंस में हम लें तो इम्पीडेंस भी रेजिस्टेंस के ही बराबर है, यानी यह मिनिमम है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अनुनाद की स्थिति में चूंकि 10 डेल्टा बराबर 0 हो गया है, अर्थात धारा और विद्युत वाहक बल एक ही कला में होते हैं, दे आर इन सेम फेज। और पावर फैक्टर चूंकि कॉस डेल्टा से दिया जाता है, डेल्टा बराबर 0 है, इसलिए पावर फैक्टर का जो मान है वह यूनिट होगा, एकांक होगा। हम
करंट का और इम्पीडेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ में परिवर्तन ग्राफ में दिखा सकते हैं। ये दो ग्राफ आप देखिएगा, दो ग्राफ मैंने लिए हैं। पहले ग्राफ में मैं करंट का फ्रीक्वेंसी के साथ में ग्राफ ले रहा हूं, जबकि दूसरे में मैंने इम्पीडेंस को फ्रीक्वेंसी के साथ प्लॉट किया है। आप देख रहे हैं कि अनुनादी आवृत्ति पर धारा का मान जो दूसरी फ्रीक्वेंसी है उनके मुकाबले ज़्यादा है और प्रतिबाधा न्यूनतम होने के कारण धारा परिपथ में सुगमता से प्रभावित होती है। रेजोनेंस पर करंट का मान मैक्सिमम है, क्योंकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर जो इम्पीडेंस का मान है वह इम्पीडेंस का मान मिनिमम है। ये दोनों जो ग्राफ हैं उनसे ये मैंने बताया हुआ है। और इस प्रकार से जो सीरीज रेजोनेंट सर्किट है LCR जो सर्किट है, हम उस सर्किट को ग्राही परपथ या एक्सेप्टेबल सर्किट भी कहते हैं। आज के इस टॉपिक का अध्ययन करने के बाद अपना जो इकाई प्रथम है वह इकाई प्रथम पूर्ण हो जाता है और हम अब अगले व्याख्यान में द्वितीय इकाई का अध्ययन वेव्स तरंग मोशन का प्रारंभ करेंगे। मेरी आपसे अपेक्षा है कि आप इकाई प्रथम में जो यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स हैं, आप उनको ज़रूर देखें और उनको समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।